समाचारों के इस अंक की शुरुआत में आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर आप फील गुड जरूर करेंगे। इन तस्वीरों में देखिए कुदरत, भक्ति, खुशियों और महिला शक्ति का रंग आपको देखने को मिलेगा। देखिए पहली तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं और जिसकी शुरुआत हम करेंगे तमाम पॉजिटिव हमारी खबरें होंगी और जाहिर सी बात है कि ये जो भक्तिमय तस्वीरें हैं यहां से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भक्ति के रंग देखने को मिल रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए वाराणसी की है जहां गंगा आरती हो रही है। भक्ति के इस रंग में समा बांधने की कोशिश लगातार जारी है। ड्रमर शिवमणि ने जिन्होंने आरती की धुन के साथ अपने हुनर से सबको रूबरू कराने की कोशिश की। तीसरी तस्वीर देखिए उत्तराखंड के हल्द्वानी की है जहां आयोजित हुई रामलीला में शिरकत करने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचे, जहां उनका स्वागत महिलाओं ने किया। बिल्कुल। इसके अलावा आज की चौथी तस्वीर जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कुमाऊं द्वार मेले की है, जहां लोक संस्कृति के रंग देखने को मिले। यहां भी हुनरमंद लोगों को सीएम धामी ने सम्मानित किया। आजकल हर कोई अपने स्मार्टफोन में रील्स देखता हुआ आपको मिल ही जाएगा। आपको भी इसका शौक होगा। बेशक कुछ लोग इस वक्त की बर्बादी इसे मानते हैं, फिर भी मनोरंजन का ये जरिया भी है। लेकिन यूपी सरकार ने रील्स की मदद से स्वच्छता के लिए जागरूक करने का एक नया रास्ता तैयार कर लिया है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। जय 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 जय। रील बनाओ, स्वच्छता योद्धा बन जाओ। हमें आपकी ये आदत बहुत अच्छी लगती है। आप अपने दरवाजे की सफाई खुद करते हैं और शर्माते भी नहीं है। फिर रील के जरिए सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जागरूकता भी। दरवाजा गंदा होगा, सब लोग अगर अपना अपना दरवाजा साफ रखने की जिम्मेदारी ले लें तो हमारा दरवाजा भी साफ और हमारा यूपी भी साफ। कितना सुंदर है ना हमारा उत्तर प्रदेश। रील बनाइए और स्वच्छता में जन भागीदारी बन जाइए। क्या साफ सफाई की जिम्मेदारी किसी एक की है? नहीं, ये हम सब की जिम्मेदारी है। तो आइए अपना एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ाएं। मेरी रानी नाच 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 नाच। लोग अक्सर सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह की ही रील्स देखते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इन रील्स को सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं बल्कि लोगों को जागरूक करने का हथियार बना लिया है। ना किसी से कुछ लेना, one in a million, पर ज्यादा भी उछले ना। अक्सर रील्स बना करके लोग मनोरंजन करते हैं दूसरों का, लेकिन अब रील्स जागरूकता का भी काम करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक रील बनाने के लिए लोगों को, युवाओं को आमंत्रित किया है। खासतौर पर ये रील स्वच्छता की जागरूकता में काम आएगी। सरकार स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक करने के मकसद से स्वच्छ रील प्रतियोगिता का आयोजन कराने जा रही है। उत्तर प्रदेश नगर विकास विभाग की तरफ से लोगों को स्वच्छता परमो धर्म थीम पर रील बनाकर भेजने के लिए कहा गया है। एंट्री जमा करने की आखिरी तारीख 15 अप्रैल है और नतीजों की घोषणा 10 मई को की जाएगी। अधिकतम 45 सेकंड की रील बनाकर आपको भेजनी है, जिसका साइज 5 MB से कम ही होना चाहिए। अपनी रील के साथ आपको 50 शब्दों में एक कैप्शन लिखकर भी भेजना होगा। 3 सबसे बेहतरीन रील को यूपी सरकार स्वच्छता वॉरियर पुरस्कार देगी। आपको नगर विकास UP 326@gmail.com पर अपनी रील भेजनी है या फिर 7309519520 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। रील्स को सरकार के प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा भी किया जाएगा। ये स्वच्छ भारत मिशन नगरीय की एक पहल है और इसमें खास तौर पे युवाओं का जो एक देखते हैं कि बहुत दिलचस्पी लेकर युवा जो हैं वो रील्स बना रहे हैं और कई टॉपिक्स पर रील्स बनती हैं। तो हम लोगों को ये आइडिया आया कि क्यों ना स्वच्छता के संदर्भ में जो काम हो रहे हैं या जिस भी विषय वस्तु को जो युवा हैं वो अपने आप से जुड़ाव महसूस करते हों, तो स्वच्छता के संदर्भ में कुछ ऐसे स्वच्छता रील्स के कंपटीशन को एक आयोजित किया जाए।
दरअसल रील्स के लिए युवाओं की दीवानगी को सही दिशा देने और स्वच्छता के लिए जागरूक करने के मकसद से यूपी सरकार इस प्रतियोगिता का आयोजन करवा रही है। एक तरफ बात भी कर रहे हैं इस पूरे स्वच्छ भारत मिशन की जो पूरी नींव है उसके बारे में, और युवाओं को जोड़ रहे हैं, उनसे आए हुए आइडियाज को पुनः यूज कर रहे हैं अपने इस जन जागरूकता कार्यक्रम में। तो दोनों तरीके से, और जो खास तौर पे इसमें अच्छे प्रतिभागी आएंगे उनको ये भी निर्णय लिया गया है कि इस प्रतियोगिता के दौरान उनको हम लोग अवार्ड भी करेंगे। बड़े बड़े फिल्मी सितारों से लेकर कई खिलाड़ियों तक पर रील्स का खुमार चढ़ा रहता है। युवाओं में रील्स काफी ज्यादा फेमस है। ऐसे में इस प्रतियोगिता को लेकर युवाओं में उत्साह भी है और एक बेहतर अवसर भी। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप अच्छे से अच्छा मैसेज दे सकते हैं लोगों को। कुछ लोग इसका मिसयूज कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब लोग इसको करें। कुछ लोग इसको मोटिवेशन की तरह लेते हैं, अच्छे अच्छे वीडियोस डाल के, जैसे आपने वीडियो देखा मेरा, तो आप उससे कुछ सीखेंगे, कुछ सीखने का आपको मिलेगा। तो इस पर्पज से हम बना सकते हैं। लोग मानते हैं कि रील सिर्फ मनोरंजन और मस्ती का जरिया भर है, लेकिन यूपी सरकार इस नई पहल से रील्स सकारात्मक संदेश देने का जरिया बन जाएगी। स्वच्छता में भागीदारी सिर्फ सरकार के प्रशासन की या विभाग की ही नहीं होती, लोगों की भी भागीदारी होती है, यानी जन भागीदारी होती है, और इसमें युवाओं की एक बड़ी संख्या है, उनका बड़ा रोल है। इसलिए रील्स ये इनवाइट किए गए हैं, जिसमें प्रतियोगिता जीतने का मौका तो है ही, लेकिन साथ ही साथ अपनी कला, अपना टैलेंट, अपनी सोच या अपना आइडिया दिखाने का भी मौका है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। एक और शानदार खबर आपको दिखाते हैं। देखिए, राजस्थान के पाली रेलवे स्टेशन में कुछ बुजुर्गों ने जनसेवा को अपना मिशन बना लिया। ये हर रोज पाली रेलवे स्टेशन में रेल मुसाफिरों को मुफ्त में ठंडा पानी पिलाते हैं। इस जनसेवा के लिए इन्हें खूब सराहा भी जा रहा है। आप भी देखिए। अप्रैल की गर्मी के महीने में अगर आप सफर कर रहे हों और मटके का ताजा पानी मिल जाए तो पिलाने वाला किसी देवदूत से कम नहीं है। जीवन में पुण्य कार्य करने के कई तरीके हैं, उनमें से एक काम प्यासे को पानी पिलाना भी है। राजस्थान के पाली में कुछ बुजुर्गों ने ऐसा ही बीड़ा उठाया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ये बुजुर्ग रेल यात्रियों को मटके का ठंडा पानी पिलाकर उन्हें तरोताजा कर रहे हैं। इस जनसेवा के लिए इन्हें खूब सराहा जा रहा है। जितनी गाड़ियां आती है शुद्ध पानी मटकी का पिलाते हैं। यहाँ पर ठंडे पानी के कूलर वगैरह भी लगे हुए किए हुए हैं, उनमें भी शुद्ध पानी है। सब आते हैं यहाँ पर, उतरते हैं मुसाफिर, सब आराम से पानी पीते हैं। और यहाँ पे हम सेवा दे रहे हैं लंबे टाइम से, और यहाँ से सब संतोष है पाली मारवाड़ स्टेशन से। रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले कुछ रिटायर्ड लोगों ने जनसेवा के इस माध्यम को चुना है। जब ट्रेन पाली रेलवे स्टेशन पर आती है तो सभी को ठंडे पानी की जरूरत होती है। ऐसे में ये बुजुर्ग ट्रेन के डिब्बों में जाकर यात्रियों को मटके का ठंडा पानी पिलाते हैं। इस नेक काम के लिए इन्होंने स्टेशन में ही मटके और ड्रम रखने का इंतजाम कर रखा है। जिस उम्र में लोगों का चलना फिरना भी दुश्वार होता है, उम्र के उस पड़ाव में ये बुजुर्ग लोगों को जनसेवा की नई राह दिखा रहे हैं। पाली से भरत भूषण जोशी, गुड न्यूज टुडे। देश सेवा की चाह उम्र की मोहताज नहीं होती। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक पूर्व सेना अधिकारी ने सरकारी स्कूल के बच्चों को फ्री में पढ़ाने का बीड़ा उठाया है। 74 साल की उम्र में भी जिस समर्पण के साथ वो इस मिशन में पिछले 8 सालों से लगे हुए हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है। काली लाइन खींच ली है, काला रंग ले लिया। तस्वीरों में दिख रहे इस बुजुर्ग की देश सेवा के जज्बे को सलाम है। चाहिए तो देखो कैसे खींचते हैं। पहले देश की खातिर सेना की नौकरी चुनी और फिर रिटायरमेंट के बाद सरकारी स्कूल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देकर अपनी देश सेवा की मुहिम को जारी रखा। उसके बाद ये यहाँ पर एक डिलीट उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के रिटायर्ड फ्लाइट लेफ्टिनेंट श्याम सुंदर तिवारी सरकारी स्कूल में बच्चों को मुफ्त में कंप्यूटर पढ़ाते हैं। देखते हैं पहले माइक्रोसॉफ्ट पेंट। वो ये नेक काम पिछले 8 साल से लगातार करते आ रहे हैं। उनका मानना है कि देश के उत्थान के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है और अगर बच्चे शिक्षित रहेंगे तो देश तरक्की करेगा ही।
और जब सेना में था तभी से सेवा भाव जागृत हो गया था। सत्य साई बाल विकास कार्यक्रम से मैं जुड़ा रहा, तो उसी से संबंधित एक और कार्यक्रम सत्य साई विद्या ज्योति कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और उसके तहत मैंने इस स्कूल को चुना। 74 साल की उम्र में भी इस काम को लेकर समर्पण ऐसा है कि मौसम का मिजाज चाहे जितना भी कठोर हो, लेकिन वो कभी श्याम सुंदर तिवारी के काम के बीच रोड़ा नहीं बनता। कंप्यूटर के अलावा नैतिक शिक्षा, गणित और अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो बच्चों को घर में मुफ्त ट्यूशन भी देते हैं। बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा और मैथ की शिक्षा, इंग्लिश की शिक्षा वो देते हैं। बच्चे बहुत ही प्रसन्न रहते हैं, बहुत ही योगदान रहता है। बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं, घर पर भी ये बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। भोकलपुर के सरकारी स्कूल के ये छात्र खुद को किस्मत वाला मानते हैं कि उन्हें कंप्यूटर के साथ देखिए बात मोबाइल की हो जाए। आजकल की दुनिया उंगलियों पर अब सिमट चुकी है। पर्स या पर्स में पैसे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मोबाइल आपके हाथ में होना चाहिए। लेकिन उसके साथ ये भी सच है कि रिस्क बहुत बड़ा हो गया है। अब देखिए ना, दिल्ली के शिव कुमार ने घर बैठे बैठे 75 लाख डिजिटल फ्रॉड में गंवा दिए। इतनी बड़ा जो रकम है उसके जाने से उनको सदमा जरूर लगा, लेकिन शिव कुमार ने सब्र और समझदारी के दम पर 75 लाख रुपए वापस ले लिए। देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से जुड़े शिव कुमार कौशिक आज खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान मान रहे हैं। हालांकि ठीक 1 साल पहले शिव कुमार की दुनिया अचानक से वीरान हो गई थी। 7 अप्रैल 2022 के मनहूस दिन को याद करके वो आज भी सिहर उठते हैं। 7 अप्रैल 2022 को शिव कुमार के अकाउंट से अचानक 65 लाख रुपए गायब हो गए। शिव कुमार माजरा समझने की कोशिश कर रहे थे कि उनके अकाउंट से 10 लाख रुपए और डेबिट हो गए। बदहवास शिव कुमार ने अपने अकाउंट के कस्टोडियन बैंक को इसकी सूचना दी, लेकिन बैंक वालों का रवैया बेहद गैर जिम्मेदाराना रहा। 75 लाख की चपत लगने के सदमे में शिव कुमार के घर में 2 दिन तक चूल्हा नहीं जला। ब्रांच मैनेजर से हमने रिक्वेस्ट करी कि भाई इसमें क्या कार्रवाई कर सकते हैं, तो उसने बोला कि जी भाई साहब मैं तो सिर्फ मेल भेज सकता हूँ, वो मैं भेज देता हूँ और उस पर कार्रवाई सामने वाला कब करेगा कब नहीं करेगा हमें तो इस चीज़ का मतलब हम तो कुछ कह नहीं सकते। मैं ठीक है, आप जो कर सकते हो तो आप करो कम से कम। तो उसने कोई मेल वेल भेजी किसी को, आईसीआईसी बैंक वगैरह में पैसा गया था हमारा। वो कहते हैं कि मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। शिव कुमार के साथ भी यही हुआ। 75 लाख रुपए की चपत लगने के बाद उनके पास तरह तरह के नोटिस आने लगे। कभी इनकम टैक्स विभाग का नोटिस, कभी जीएसटी का नोटिस, तो कभी लोन देने वाले बैंक का नोटिस। आलम ये हो गया कि वो जहां देखते उन्हें अंधेरा ही नजर आ रहा था। इसका जो सीधा सीधा जो अगर मैं कहूँ कि मतलब मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, मेरे ऊपर जो इसका प्रभाव पड़ा वो क्योंकि 75 लाख रुपए मेरे खाते से निकले, तो काम की एवज में मेरे पास 75 लाख रुपए आए, तो उस पर जीएसटी की भी लाइबिलिटी बनती थी। तो जीएसटी समय पे नहीं कर पाया तो जीएसटी के भी नोटिस आए। इंस्टॉलमेंट बैंक की चलती हैं तो उनकी इंस्टॉलमेंट में नहीं दे पाया, तो वहां से भी मेरा सिविल भी खराब हुआ। और जो कार्रवाई होती है फाइनेंशियल की, आप समझते हो कि भारत के अंदर तो कितना सख्त कानून है। पीड़ित शिव कुमार की जिंदगी में उम्मीद की किरण तब जगी जब उनकी मुलाकात साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट अनुज अग्रवाल से हुई। अनुज अग्रवाल ने इस साइबर ठगी की तह तक जाने की कोशिश की और तमाम पड़ताल के बाद पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस ने कुछ ऐसे अकाउंट्स को सीज कर दिया जिसमें शिव कुमार के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए थे। ऐसा होते ही 18 लाख रुपए की रिकवरी हो गई। जब एफआईआर साइबर थाना आईएफएसओ, जो कि दिल्ली पुलिस की एक विशेष साइबर शाखा है, वहां पर जब इसको दर्ज किया गया, तब उस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 18 लाख रुपए की रकम को ब्लॉक करवाया और
जो भी उनका पैसा दूसरी जगह गया उसका उन्होंने पूरा विस्तृत ब्यौरा निकलवाया। एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला अदालत की चौखट तक पहुंचा। अदालत की सख्ती के बाद पुलिस ने भी तेजी दिखाई। पुलिस ने मध्य प्रदेश के कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया। पीड़ित के अकाउंट से इन्हीं संदिग्धों के खाते में पैसे ट्रांसफर हुए थे। पुलिस ने संदिग्धों के अकाउंट से सारा पैसा रिकवर कर लिया। साफ है कि 1 साल की बेहिसाब पीड़ा, दर्द और टीस के बाद शिव कुमार कौशिक को इंसाफ मिला और इनकी वीरान दुनिया एक बार फिर से जगमगा गई। जामताड़ा सिर्फ एक लोकेशन, एक जगह का नाम नहीं, बल्कि अब ये साइबर ठगी का एक कॉन्सेप्ट बन चुका है और इस कॉन्सेप्ट के आधार पर देश के अलग अलग राज्यों में साइबर ठगी के नए ठिकाने तैयार हो रहे हैं। इस मामले में भले ही पीड़ित को उसके अपने 75 लाख रुपए वापस मिल गए हों, लेकिन सच यही है कि साइबर ठगी के मामले में लड़ाई लड़ना अभी भी बहुत मुश्किल है। सरकार को चाहिए कि अभी और ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि इस तरह के मामलों में पीड़ित को जल्द से जल्द राहत मिल पाए। कैमरामैन अभिषेक भाई के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। तो देखा आपने, टेक्नोलॉजी ने भले ही हमारी लाइफ को काफी आसान बना दिया हो, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं जो हमें और आपको झेलने पड़ते हैं। देखिए, डिजिटलाइजेशन के दौर में हर चीज हमसे सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है, ये तो आप भी मानेंगे। इन सब के साथ ऑनलाइन पेमेंट भी बढ़े हैं, लेकिन इसके साथ ही इससे धोखाधड़ी की संभावना भी बढ़ी रहती है। बिहार पुलिस ने अब ऐसे ऑनलाइन ठगों से निपटने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने साइबर क्राइम की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए हेल्पलाइन नंबर 1903 जारी किया है। साल 2023 के पहले सूर्य ग्रहण की कर ली जाए। देखिए, 20 अप्रैल को लगने जा रहा है यह सूर्य ग्रहण। 2023 का पहला सूर्य ग्रहण इस बार बहुत खास होने वाला है, क्योंकि ये 100 साल में शायद पहला ऐसा मौका है जब हाइब्रिड सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। जी हां, क्या है ये हाइब्रिड सूर्य ग्रहण और क्यों ये इतना खास माना जाता है, देखिए। एक बार फिर आसमान में होने वाली अनोखी खगोलीय घटना का गवाह बनने जा रही है दुनिया। जब सूर्य और धरती के बीच चंद्रमा आ जाएगा और कुछ देर के लिए सूर्य की रोशनी को ढक लेगा। सौ साल में पहली बार लगने जा रहा है अनोखा सूर्य ग्रहण। बीस अप्रैल 2023 यानी बृहस्पतिवार को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। ग्रहण सुबह 7:04 से आरंभ होगा और दोपहर 12:29 पर समाप्त होगा। इस बार सूर्य ग्रहण की अवधि 5 घंटे 24 मिनट की होगी। इस बार का सूर्य ग्रहण बेहद खास होने वाला है, क्योंकि ये 3 रूपों में दिखाई देगा, जिसमें आंशिक, पूर्ण और कुंडलाकार सूर्य ग्रहण शामिल है। आंशिक सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य के छोटे हिस्से में आकर उसकी रोशनी को प्रभावित करता है। कुंडलाकार सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य के बीच आकर रोशनी रोकता है। ऐसी स्थिति में सूर्य के चारों तरफ चमकदार रोशनी का गोला बन जाता है और बीच में अंधेरा हो जाता है। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक ही सीध में होते हैं, तब पृथ्वी का एक भाग पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाता है। इस स्थिति को पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। आंशिक, पूर्ण और कुंडलाकार सूर्य ग्रहण का मिश्रण ही हाइब्रिड सूर्य ग्रहण कहलाता है। ऐसी स्थिति लगभग 100 साल में एक बार देखने को मिलती है। इस सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा की धरती से ना तो ज्यादा दूरी होती है और ना ही कम होती है। इस सूर्य ग्रहण के दौरान सूरज कुछ सेकंड के लिए रिंग जैसी आकृति बना लेता है, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। हिंदू मान्यता के मुताबिक सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू होता है। सूतक काल में शुभ काम करने की मनाही होती है, लिहाजा भगवान की पूजा नहीं होती और मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। साल का पहला सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए यहाँ इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। हालांकि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य मेष राशि में होंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन वैशाख माह की अमावस्या तिथि भी है। हालांकि सूर्य ग्रहण एक भौगोलिक घटना है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से इसका अपना खास महत्व है। ऐसे में माना जा रहा है कि भले ही सूर्य ग्रहण भारत में न दिखाई दे, लेकिन कुछ राशियों पर इसका असर जरूर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
सूर्य ग्रहण पर देश के महाज्योतिषियों के साथ हमारा खास शो देखिए आज से रोजाना सुबह 11:30 बजे सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात काशी की कर लेते हैं। काशी के पतित पावन दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती वैसे ही बेहद मनोरम और अलौकिक होती ही है, लेकिन सोमवार शाम इस आरती में एक और रंग जुड़ गया। सोमवार को हुई गंगा आरती देखने में जितनी आकर्षक थी, सुनने में उतनी ही ज्यादा मधुर थी। दरअसल सोमवार को मशहूर ड्रमवादक शिवमणि ने अपनी उंगलियां चलाकर आरती देखने वाले श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। दो तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक तरफ गंगा आरती तो वहीं दूसरी तरफ शिवमणि के ड्रम के परफॉर्मेंस की जुगलबंदी। दृश्य और स्वर के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संगम ने पूरे वातावरण को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। गंगा आरती देखने पहुंचे श्रद्धालुओं ने दृश्य और स्वर के संगम में डुबकी लगाकर खुद को धन्य महसूस किया। शिवमणि का ये ड्रम वादन पूरी तरीके से मां गंगा को समर्पित रहा। बात कुछ और खबरों की हो जाए। देखिए, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने सोमवार शाम को विदेशी डेलीगेट्स के लिए बैसाखी पार्टी का आयोजन किया। मीनाक्षी लेखी की इस शानदार पार्टी में म्यांमार, ईरान, भूटान, मोरक्को समेत कई देशों के डिप्लोमेट्स जो हैं वहां पर पहुंचे और उन्होंने जमकर रंगारंग पार्टी का लुत्फ उठाया। दिलचस्प ये रहा कि इस पार्टी में पहुंचे ज्यादातर डिप्लोमेट्स जो हैं भारतीय पारंपरिक परिधान में नजर आए और पंजाब की लोक धुनों पर जमकर भी नाचते गाते नजर आए। बैसाखी का त्योहार उत्तर भारत में हिंदी महीने में इसको बैसाख के आगाज के तौर पर मनाया जाता है और इस दिन फसलों की कटाई की शुरुआत की जाती है। भारत G20 का अध्यक्ष है। इस समय प्रेसिडेंसी हमारे पास है और साथ ही आजादी का अमृत महोत्सव में हमने 75 वर्ष पूरे किए और जो भी बेहतरीन चीजें भारत के पास है, खास तौर पे संस्कृति, उसका ज्ञान पूरे देश दुनिया को होना चाहिए, सब उसमें शामिल हो। और भारत एक देश है जो उत्सवों का देश है और उस उत्सवों के देश में हर उत्सव में सब लोग शामिल होकर बड़ा छोटा बड़ा सब लोग मिलकर हम लोग मनाते हैं। और इसी प्रकार से आज बैसाखी मनाई जा रही है जिसमें डिप्लोमेटिक कोर के लोग सम्मिलित हैं और साथ ही मेरे क्षेत्रवासी भी सम्मिलित हैं। और यही जो भारत की संस्कृति और सभ्यता है वो देश दुनिया को पहचान हो और अधिक से अधिक लोगों को उसके बारे में पता चले। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी में आयोजित महिलाओं की रामलीला में पहुंचे और परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना कर भगवान राम का आशीर्वाद लिया। धामी ने मंच पर जाकर रामलीला के मंचन में भाग लेने वाले कलाकारों का सम्मान किया और उनकी बाकायदा आरती उतारी। सूबे के सीएम ने रामलीला देखने आए अपार भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि आज के दौर में महिलाएं सशक्तिकरण की ओर बढ़ रही हैं, जिससे हमारी संस्कृति को और बढ़ावा मिल रहा है। दिलचस्प ये है कि पर्वतीय उत्थान मंच की ओर से आयोजित रामलीला में तमाम किरदार महिलाएं ही निभा रही हैं और इसे देखने के लिए ज्यादातर महिलाएं ही पहुंच रही हैं। देखिए, उत्तराखंड के हल्द्वानी में कुमाऊं द्वार महोत्सव का आगाज हो चुका है और 2 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव का आज आखिरी दिन है। पहले दिन लोक कला के कई रंग इस महोत्सव में देखने को मिले। छोलिया नृत्य तमाम लोक गायकों और कलाकारों ने स्टेज पर समा बांध दिया। अपनी कलाकारी से उन्होंने हल्द्वानी की जनता को झूमने पर मजबूर कर दिया। महोत्सव में कुमाऊनी पकवानों की प्रतियोगिता के साथ एपण प्रतियोगिता भी हुई और कुमाऊनी संस्कृति की झांकियां भी देखने को मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस महोत्सव में शामिल हुए, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो तस्वीरें हैं, जो रंगारंग कार्यक्रम है, ये न सिर्फ एक कार्यक्रम है बल्कि सांस्कृतिक विरासत को भी अपने आप में समेटे हुए है। मुख्यमंत्री खुद यहां पर पहुंचे और उन्होंने पुरस्कार वितरण किए और तमाम झांकियों का, तमाम आयोजनों का लुत्फ उठाया। उत्तराखंड देश और दुनिया का जहां संस्कृति के क्षेत्र में एक अपना स्थान प्राप्त कर रहा है, वहीं पर्यटन के रूप में भी और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के कारण शीघ्र ही हम लोग विश्व के मानचित्र पर एक कल्चरल हब के रूप में भी जाने जाएंगे। अपनी संस्कृति से और अपनी
जो धरोहर है, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हमको विरासत में मिली है, उसको सजोने का, उसको संवारने का और उसको आगे बढ़ाने का दायित्व अगर किसी के ऊपर है तो हमारी नौजवान पीढ़ी के ऊपर है, हमारे युवाओं के ऊपर है। उत्तराखंड के बाद अब ओडिशा की कर लेते हैं। ओडिशा के बालेश्वर में विश्व प्रसिद्ध चंदनेश्वर चाड़क मेले की धूम है। इस मेले में हर साल यूं ही भक्तों का सैलाब उमड़ता है। भीड़ का हाल यह है कि पैर रखने की यहां पर जगह नहीं है। इस बार 30,000 श्रद्धालु मेले में शामिल हुए। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, इस मेले में क्या कुछ खास रहा। ये आस्था का सैलाब, ये भक्तों का हुजूम। ये नजारा ओडिशा के बालेश्वर जिले में बनाए जा रहे विश्व प्रसिद्ध चंदनेश्वर चाड़क मेले का है, जहां चंदनेश्वर चाड़क यात्रा निकाली जा रही है। ये तस्वीरें मेले के 5वें अर्ध की है और ये मेला 2 चरणों में मनाया जाता है, नीला पर्व और पात पर्व। पुरानी मान्यता के अनुसार चंदनेश्वर ने चैत्र के महीने में अपनी पत्नी पार्वती की अनुपस्थिति में कामिनी से गुप्त रूप से विवाह किया था। इसीलिए नीला पर्व विवाह का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। वहीं पात पर्व में भक्त अपनी त्वचा, जीभ और शरीर को नाखूनों से छिदवाते हैं और जुलूस में घूमते हैं। लोग इस अनुष्ठान को देखने के लिए मंदिर में आते हैं। इस बार मेले को देखने करीब 30,000 श्रद्धालु पहुंचे। भगवान चंदनेश्वर के लिए भक्तों की ये अटूट आस्था इस मेले को, चंदनेश्वर चाड़क मेले को खास बना देती है। इस साल मेले में आस्था का ऐसा ही सैलाब उमड़ा है जो भक्त भगवान के अटूट रिश्ते का जीवंत उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।